Good morning, students. Yesterday we forgot to write the definition of sea bridge and land bridge. So today we will first write the definition of sea bridge and land bridge, and after that we will discuss the exercise. Okay? So let us see the definition of sea bridge. As you all see, I have already written it. Sea bridge is what? You will write डेफिनेशन ऑफ सी ब्रिज. सी ब्रिज जैसे कि बच्चे मैंने आपको बताया था, विंड्स के नाम हम लोग उन्हीं के बेसिस पे रखते हैं जहाँ से वो आते हैं. ठीक है, तो सी ब्रिज कम्स फ्रॉम लैंड टू सी ब्रिज कम्स फ्रॉम सी टूवर्ड्स द लैंड. सी से आती है किसकी तरफ? लैंड की तरफ. तो डेफिनेशन भी यही हो जाएगी. इन कोस्टल एरियाज मतलब जहाँ पे समुद्र होता है. ठीक है, समुद्र के किनारे का एरिया. इन कोस्टल एरियाज विंड कमिंग फ्रॉम सी टू लैंड इज कॉल्ड सी ब्रिज. ठीक है बच्चों, आपको दिख रही डेफिनेशन मैंने लिख रखी है. Sea bridge in coastal areas, wind coming from sea to land is called sea bridge. Are you able to write this? Okay. After writing this, we will write the definition of land bridge. Land bridge में भी आपको कुछ नहीं करना है. Land bridge में भी हमें क्या करना है? सिर्फ डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज करना है. मुझे लगता है आप खुद भी लिख सकते हो लैंड ब्रिज. सब डेफिनेशन बिल्कुल सेम होगी, सिर्फ आप जहाँ पे लैंड है वहाँ सी कर देंगे और जहाँ सी है वहाँ लैंड कर देंगे. ठीक है, इट मीन्स क्या होगी डेफिनेशन? इन कोस्टल एरियाज विंड कमिंग फ्रॉम लैंड टू सी इज कॉल्ड लैंड ब्रिज. आर यू एबल टू राइट दिस? आई एम गिविंग दिस यू एज एन होमवर्क. आप इसको खुद लिखिए, मैं चाहती हूँ कि आप खुद लिखो. ठीक है, जैसे सी ब्रिज मैंने लिख दिया है. इन कोस्टल एरियाज विंड कमिंग फ्रॉम सी टू लैंड इज कॉल्ड सी ब्रिज. लैंड ब्रिज में आपको जहाँ जहाँ सी है वहाँ लैंड कर देना है और जहाँ लैंड है वहाँ सी कर देना है. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारी? इन कोस्टल एरियाज विंड कमिंग फ्रॉम लैंड टू सी. यहाँ पे जो हमने सी लिख रखा है यहाँ लैंड हो जाएगा और जहाँ लैंड लिख रखा है वहाँ सी हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ अगेन जहाँ सी है वहाँ लैंड ब्रिज हो जाएगा और यहाँ भी लैंड ब्रिज हो जाएगा. ठीक है, तो आप लैंड ब्रिज की डेफिनेशन लिख लोगे बच्चों, तो आप मुझे सी ब्रिज और लैंड ब्रिज की डेफिनेशन लिख कर दिखाएंगे. ठीक है, आई होप यू विल बी एबल टू राइट दिस. ठीक है, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द समरी. स्टूडेंट, समरी के सारे पॉइंट ऑलरेडी हमने कर लिए हैं, लिख लिए हैं, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है. इट विल बी रिपीटिशन जस्ट. ठीक है, फिर भी अगर आपको चैप्टर को और अच्छे से समझना है और अच्छे से लिखना है, याद भी करना है, तो आप समरी को लिख सकते हो. ठीक है, आप देखोगे समरी के सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं. सेंस ऑफ टच, हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया है. टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस, ये भी हमने लिख रखा है. थर्मोमीटर की डेफिनेशन भी हमने लिख रखी है. क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज क्या है, ये फ़ारेनहाइट में क्या है, ये भी हमने लिख रखा है. द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी हमने लिखा है. है ना, लिख रखा है. तो कितने पॉइंट हमने लिख रखे हैं? फर्स्ट लिख रखा है, ये भी लिख रखा है, ये भी लिख रखा है, ये भी लिख रखा है. ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ये भी लिखा है हमने. हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में हमने लिखा है. और हमने 3 वेज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के बारे में भी लिखा है. ठीक है, सॉलिड्स में कंडक्शन होता है, ये हमने लिखा है. और लिक्विड्स में या गैसेस में कन्वेक्शन और रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं, ये भी हमने लिखा है. ठीक है, कंडक्टर किसको बोलते हैं ये भी हमने लिखा है. इंसुलेटर किसको बोलते हैं ये भी हमने लिख रखा है. डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट्स क्यों पहनते हैं हम लोग, या डार्क कलर कपड़े हम लोग क्यों पहनते हैं, लाइट कलर कपड़े हम लोग क्यों पहनते हैं, कब पहनते हैं, ये भी हमने लिख रखा है. वुलन क्लॉथ्स हमें कैसे गर्मी देते हैं, ये भी हमने ऑलरेडी लिख रखा है. तो सारे पॉइंट्स जब हमने ऑलरेडी लिख रखे हैं तो हमें समरी लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, आप देख रहे हो बच्चों, जब हम चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं तो हमारी समरी भी अपने आप तैयार हो जाती है, हमारे कीवर्ड्स भी अपने आप तैयार हो जाते हैं. आप देखो हमने कीवर्ड्स भी ऑलरेडी कर रखे हैं. लेट मी शो यू दिस. आपने सेल्सियस स्केल लिखा है, कंडक्शन लिखा है हमने, कंडक्टर लिखा है, कन्वेक्शन लिखा है, इंसुलेटर भी लिख लिया, लैंड ब्रिज भी अभी अभी लिखा, रेडिएशन भी लिखा, सी ब्रिज, टेम्परेचर, थर्मोमीटर, बल्कि हमने इससे कहीं ज़्यादा डेफिनेशंस लिख रखे हैं. ठीक है, तो जब आप चैप्टर को ध्यान से पढ़ते हो तो ना आपको कीवर्ड्स लिखने की ज़रूरत होती है और ना ही आपको समरी भी लिखने की ज़रूरत होती है. वो सब चीज़ें आप ऑलरेडी कर लिए होते हो. ठीक है, और इतना ही नहीं, एक और फ़ायदा होता है, हम एक्सरसाइज भी बिना कहीं से नकल मारे, बिना कहीं से चीटिंग किए हम एक्सरसाइज भी खुद से कर सकते हैं, क्योंकि हमने चैप्टर को अच्छे से
पढ़ लिया है। तो आई होप मैंने चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो आपको समझ में आया होगा पूरा चैप्टर। तो हम लोग एक्सरसाइज भी खुद से करेंगे, ठीक है। लेट अस सी द एक्सरसाइज। फिर भी जिन बच्चों ने वीडियो शुरू की वीडियोस नहीं देखी है या उनकी वीडियोस मिस हो गई हैं, वो बच्चे चाहे तो समरी लिख सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने वीडियोस को नहीं देखा है वो क्या करेंगे, वो समरी को उतार लेंगे। और जिन बच्चों ने सारी बातें लिख रखी हैं जो मैंने अभी तक बताया पीछे के सारे वीडियोस में, वो समरी, उनको समरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। पर जिन्होंने नहीं लिख के दिखाया है वो कम से कम समरी ज़रूर लिख के दिखाएंगे, ठीक है। लेट अस मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज। देयर आर हाउ मेनी क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज? 11 questions, okay. So 11 question will not be completed today. We will try to complete maximum question today, ठीक है। because on Monday and Tuesday we don't have any class, okay. Our next class will be on Saturday, okay. Saturday, tomorrow we will do the exercise completely, ठीक है। आज हम लोग आधी एक्सरसाइज करेंगे और बाकी की एक्सरसाइज हम लोग कल करेंगे, क्योंकि कल हमारी क्लास है, मंडे और ट्यूसडे ऑफ होता है, तो नए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। तो हम अभी आधी एक्सरसाइज करेंगे और आधी एक्सरसाइज हम कल करेंगे, ठीक है। लेट अस डू द एक्सरसाइज। स्टेट सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में सिमिलैरिटी लिखनी है और डिफरेंस लिखना है। बच्चों, अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। सिमिलैरिटी का मतलब होता है उनमें क्या सेम पॉइंट्स हैं, डिफरेंस का मतलब उनमें क्या डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो सिमिलैरिटी में आप क्या लिख सकते हो, दोनों ही कांच के बने हैं, है ना। तो आप लिख सकते हो बोथ ऑफ द थर्मोमीटर हैव ग्लास ट्यूब एंड अ बल्ब, बोथ कंटेन्स मरकरी। दो पॉइंट्स तो ऐसे ही हो गए, है ना। और भी आप कई सारे पॉइंट सिमिलैरिटी में लिख सकते हो। बोथ ऑफ द थर्मोमीटर शुड बी हैंडल्ड विथ केयर, है ना। बोथ ऑफ द थर्मोमीटर मेजर्स द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, है ना। इतनी बातें आप सिमिलैरिटी में लिख सकते हो। डिफरेंस में क्या लिख सकते हो, डिफरेंस में आप रेंज का डिफरेंस लिख सकते हो। क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज कितनी होती है, 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज क्या होती है हमारी, -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक डिफरेंस तो यही हो गया, है ना। और क्या डिफरेंस हो सकता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है और लेबोरेटरी थर्मोमीटर किसका टेम्परेचर मेजर करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इनसाइड द लेबोरेटरी, है ना। साइज़ में भी डिफरेंस है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ वेरी लॉन्ग, क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ स्मॉल, है ना। तो आप कई सारे डिफरेंस और कई सारी सिमिलैरिटीज़ लिख सकते हैं। तो मैं आपको ये क्वेश्चन खुद से लिखने को दे रही हूँ। आपको सिमिलैरिटी हेडिंग डाल करके 1 2 3 पॉइंट्स लिखने हैं और डिफरेंस हेडिंग डाल करके 1 2 3 पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। तो अगर आप ये खुद कर लोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। इफ़ इनफैक्ट अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कल ये लिखवा दूँगी, ठीक है। पहले आप मुझे खुद लिख के दिखाओ कि आप सिमिलैरिटी और डिफरेंस लिख पाते हो या नहीं, क्लिनिकल थर्मोमीटर में और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में। लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको बहुत आसानी से आप कर सकते हो। गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। जहाँ पे हम लोग ने कंडक्टर और इंसुलेटर की डेफिनेशन लिखी है वहीं पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। और अगर आप वहाँ से ना भी देखो तो आपको याद होंगे कंडक्टर्स कौन है, जो मेटल है, सारे मेटल्स के नाम आप लिख सकते हो कंडक्टर में, वाटर का नाम लिख सकते हो कंडक्टर में। लेकिन इंसुलेटर का नाम, इंसुलेटर एयर हमने पढ़ा है, इंसुलेटर है, वुल इंसुलेटर है ना। और तो आप कंडक्टर में क्या एग्जाम्पल्स लिखोगे, वाटर। 2 ही एग्जाम्पल लिखने तो मैं 2 ही बता रही हूँ, मेटल्स, ठीक है। और आप इंसुलेटर में क्या एग्जाम्पल्स लिखोगे, इंसुलेटर में हम लोग लिखेंगे एयर और वुल, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल हो गए, ओके। लेट अस डू द fill in the blanks. The hotness of an object is determined by its, क्या होगा आप बताइए, temperature, TEMPERA, सॉरी मैं यहाँ लिखती हूँ। फर्स्ट में हम लोग फिल करेंगे टेम्परेचर, TEMPERATURE, ठीक है। सेकंड में हम लोग क्या फिल करेंगे,
यहाँ पे अभी हम ये फिल करेंगे, ठीक है। सेकंड में क्या है, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कुड बी मेजर्ड बाय बॉइलिंग वाटर की का टेम्परेचर आप किससे मेजर करोगे? क्या हम बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर ओनली, ठीक है। तो किससे मेजर करेंगे? वी विल यूज़ लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर, ठीक है। तो आप तो ये डिफरेंस में भी ये पॉइंट लिख सकते हो, है ना। तो अभी हम सेकेंड वाले में क्या फिल करेंगे? लेबॉर्ट्री, ठीक है। ठीक है बच्चों। थर्ड वन, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री। डिग्री के आगे क्या होता है? क्या होती है यूनिट टेम्परेचर मेजरमेंट की? सेल्सियस, ठीक है। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। डी, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ। कल ही मैंने अभी आपको बताया था किस प्रोसेस में मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है? रेडिएशन, ठीक है। द नेक्स्ट इज अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क, हीट इज ट्रांसफर टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ। ये भी मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग स्टील स्पून को जब चाय में डालते हैं तो उसका हैंडल भी गर्म हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ कंडक्शन। तो यहाँ हम लोग फिल करेंगे कंडक्शन, CONDUCTION। अभी एन लिखने के लिए जगह नहीं बची मेरे पास। लेट मी राइट अगेन। डी, I will try to write it in better way. कंडक्शन, ठीक है। सॉलिड में वैसे भी कंडक्शन होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट कंडक्शन के थ्रू होता है ना। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इज एफ, क्लॉथ्स ऑफ डैश कलर एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर। लाइट कलर से अच्छा एब्जॉर्बर कौन सा कलर होता है हीट का? डार्क कलर। तो आप इसमें सिर्फ फिल कर देंगे डार्क। डार्क की स्पेलिंग तो सब बच्चों को आती होगी, है ना। आप तो अच्छे बच्चे हैं। ओके, लेट अस डू मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग आप सामने सामने लिखोगे बेटा, एरोज़ नहीं बनाओगे। मैं आपको एरोज़ बना के दिखा रही हूँ, लेकिन आप इसके आंसर्स में सामने सामने ही लिखोगे। लैंड ब्रिज ब्लोज ड्यूरिंग। लैंड ब्रिज कब ब्लो करती है बताइए आप? ड्यूरिंग नाइट, ठीक है। तो अभी जो हमने डेफिनेशन ऊपर लिखी थी, लेट मी सी दैट। इस डेफिनेशन में भी हम चाहें तो ये बात नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो सी ब्रिज की जब हम डेफिनेशन लिख रहे थे तो वहाँ पे भी हम ये ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं सी ब्रिज में? यहाँ डेफिनेशन आगे, सबसे आगे हम नोट कर लेंगे ड्यूरिंग। सी ब्रिज डे टाइम में ही बताया होता है ना, ड्यूरिंग डे टाइम in coastal areas, during daytime in coastal areas wind coming from sea to land is called sea bridge, ठीक है। और जब हम लैंड ब्रिज की डेफिनेशन लिख रहे होंगे तो क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग नाइट टाइम इन कोस्टल एरियाज विंड कमिंग फ्रॉम लैंड टू सी इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। हो जाएगा बच्चों? चलिए, तो ड्यूरिंग डे टाइम यहाँ आप इंक्लूड कर लीजिएगा आगे। लेट अस मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मैच द फॉलोइंग कर रहे थे हम लोग। तो लैंड ब्रिज ब्लोज ड्यूरिंग, किससे मैच करेंगे आप बताइए? नाइट। एंड सी ब्रिज ब्लोज ड्यूरिंग डे, ठीक है। डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग विंटर्स। गर्मी में हम लोग डार्क कलर कपड़े पहनते हैं क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं, ठीक है। लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग समर, क्योंकि वो हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 5. Discuss why wearing more layers of clothing during winter keep us warmer than wearing just one thick piece of clothing. आप विंटर्स में कई लेयर कपड़े पहनते हो, कई सारे अंदर टी शर्ट इनर, फिर आप जो है स्वेटर सब कुछ पहन लेते हो. तो जब ज़्यादा लेयरिंग कर लेते हो तो आपको गर्मी क्यों फील होती है? आप एक उसके कंपैरिजन में कि आप एक पीस क्लोथ पहनो जैसे आप गर्मी में पहनते हो. आपको मैंने कल भी बताया था, क्योंकि क्या होता है जब हम कई लेयर्स कपड़ों की पहनते हैं तो बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, एंड एयर इज़ इंसुलेटर ऑफ हीट. ठीक है, तो अब ये एयर हमारी गर्मी, शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देगी, तो हमें क्या क्या फील होगा? गर्मी फील होगी. ठीक है, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 आई एम राइटिंग हियर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. पहले तो आप क्वेश्चन से ही इतना उतार लेंगे. कहाँ से? वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग बिकॉज एयर इज ट्रैप्ड. अब मेरी राइटिंग भी अच्छी हो गई बच्चों, इस पे मैं उंगली से भी अच्छा लिख ले रही हूँ, है ना? बिकॉज एयर इज ट्रैप्ड बिटवीन layers of clothing ठीक है, बिकॉज एयर इज ट्रैप्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ क्लोथिंग एंड air is insulator ठीक है. सो इट कीप अस वार्म. ठीक है, मैं इसको फिर से पढ़ती हूँ. आप आंसर में क्या लिखेंगे? पहले तो आप क्वेश्चन से ही उतारेंगे. Wearing more layers of clothing during winter keep us warmer than wearing just one thick piece of clothing because air is trapped between layers of clothing and air is insulator, so it keep us warm. ठीक है बच्चों, तो are you able to write the definition of question number 5? Okay, let us see question number 6. Let me rub this. Now question number 6. What is it? Look at the figure. There are 11 question. We will today do question up to question number 6. After that we will do in the next class. Next class में हम 7 से 11 तक करेंगे. और अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाओगे, मुझे नहीं लिख के दिखा पाओगे, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन भी आपको कल फिर से करवा दूँगी. ठीक है, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6. लुक एट फिगर 4.13. Mark where the heat is being transferred by conduction, by convection and by radiation. आपको इसमें बताना है कि कहाँ कहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो रही है, किस किस मीडियम के थ्रू. ठीक है, तो अगर डायरेक्ट फ्लेम के कांटेक्ट में जो सरफेस है दैट इज़ गेटिंग हीटेड थ्रू कंडक्शन, है ना? फ्लेम किस जो गर्म कर रही है, पहले तो फ्लेम से जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं, उसके सामने कुछ भी हो वो उसको गर्म करेगी. ठीक है, तो जहाँ पे फ्लेम है वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? हियर वी विल राइट रेडिएशन. TION मैं नीचे लिख रही हूँ बेटा, आप कंफ्यूज नहीं हो ना, रेडिएशन पूरा वहीं लिखोगे. ठीक है, वाटर कैसे गर्म हो रहा है? बाय वो लिक्विड है, वाटर इज हीटिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन.
ठीक है। और ये जो मेटल है, ये बर्तन कैसे गर्म हो रहा है, बर्तन या ये जो ये नीचे वायर गॉज रखा हुआ है, ये सब किससे गर्म हो रहा है, या हम हैंडल की बात करें, हैंडल तो मुझे लगता है कि मिलानिन का बना हुआ है, तो हैंडल तो गर्म नहीं होगा इस पैन का, पर बर्तन किससे गर्म होगा, थ्रू कंडक्शन। TION मैं नीचे लिखती हूँ। ठीक है, तो आप रेडिएशन जहाँ से फ्लेम आ रही है, कन्वेक्शन इनसाइड द वाटर एंड कंडक्शन ऑन द बॉडी ऑफ द पैन। ठीक है बच्चों, तो ये आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 तक। ठीक है, टुमारो अगर आप नहीं कर पाओगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, then I will discuss question number 1 and after that we will write question number 7 to 11. Thank you very much.